कहते हैं। और ये ट्रांसलेशन आपका डिग्री चैप्टर से है। शीला जितनी सुंदर है उतनी लीला, इंग्लिश में बोलेंगे शीला इज एज ब्यूटीफुल एज लीला। कोई दिक्कत आ रही है क्या? रमेश सुरेश जैसा ही प्रतिभावान है। प्रतिभावान को इंग्लिश में हम लोग ब्रिलियंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिलियंट कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट कौन है? रमेश। तो रमेश को हम लोग रमेश लिख देंगे। बाबू है रहेगा तो किसका प्रयोग कीजिएगा? इज का। तुम बात से नहीं समझ रहे, स्पेशल कार्ड छपा दें। रमेश सुरेश से क्या है? सुरेश जैसा ही प्रतिभावान। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें कौन है? रमेश। अच्छा है तो किसका प्रयोग कीजिएगा? इज का। प्रतिभावान को बोलते हैं ब्रिलियंट। क्या बोलते हैं बाबू? ब्रिलियंट। आप लोग देखिएगा गाइड भी आता है ब्रिलियंट का, आता है ना, जैसे एमबीडी का आता है, ब्रिलियंट का आता है, भारती भवन का आता है। आप लोग गाइड वगैरह लिए हैं कि नहीं? गाइड लिए हैं आप लोग? किसका लिए? ब्रिलियंट का है। तो ब्रिलियंट का गाइड लेने से क्या आदमी ब्रिलियंट हो जाएगा? कि उसको पढ़ने से ब्रिलियंट होगा? पढ़ने से ब्रिलियंट होगा। ब्रिलियंट का गाइड ले लीजिएगा तो ब्रिलियंट नहीं हो जाएगा। ब्रिलियंट का गाइड पढ़ने से आदमी ब्रिलियंट होता है। बात समझ रहे ना? और टीचर 10 मिनट लेट आए तो स्टूडेंट को 1 घंटा लेट आना चाहिए। टीचर सुधरेंगे कैसे? क्या है कि नहीं? टीचर को अगर आपको सुधारना है तो टीचर अगर आ रहे हैं ना लेट से, तो आप डबल लेट से आना शुरू कर दीजिए। हाँ चलिए यहाँ पे देखिए तो समझेंगे। अय बाबू, तो ब्रिलियंट जो चीज देख रहे हैं गाइड। अच्छा गाइड पे देखिएगा ना, मैक्सिमम बच्चे अभी जो आपका है, अभी जो आपका टाइमिंग चल रहा है, जैसे दिसंबर और जनवरी, फरवरी में तो आप लोग का एग्जाम है। कब से है एग्जाम? तो हम क्या बोले हैं? जनवरी में ही बोले हैं। हम बोले हैं कि दिसंबर और जनवरी 2 माह आपको पढ़ना है, फरवरी में एग्जाम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारा गलती पकड़ने के लिए रहते हैं यहाँ पे कि सर गलती क्या बोल रहे हैं, सही जो बोल रहे हैं उसको नहीं समझ रहे हैं ना, सही जो बोल रहे हैं उस पे नहीं, गलती पे ही ध्यान देना है कि सर गलती क्या बोल रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे है, तो हम आपको बता रहे हैं कि आप कोई भी गेस पेपर पढ़ लीजिए, आपका अच्छा नंबर नहीं आने वाला। कोई भी गेस पेपर पढ़ लीजिए, अच्छा नंबर नहीं आने वाला है। जो इस भ्रम में जी रहा है ना कि गेस पेपर पढ़ के अच्छा नंबर ला लेंगे, कभी नहीं होगा। आप याद रखिएगा। आपको अच्छा अंक लाने के लिए आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? सुनिए, आप अपने दिमाग में ये बात याद रखेंगे कि कोई भी क्वेश्चंस आपके बुक से बाहर का क्वेश्चन नहीं होता है। तो अगर आपका बुक कंप्लीट है तो किसी गेस पेपर की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे कि बुक कंप्लीट नहीं करेंगे, आप पढ़ जाएंगे किसके चक्कर में? किसके चक्कर में? गाइड और गेस के चक्कर में। आप याद रखिएगा, गाइड और गेस से पढ़ने वाला लड़का फर्स्ट डिवीजन आ सकता है, कभी टॉप नहीं कर सकता है। आप गाइड और गेस से 60% मार्क्स ला सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं है। आप याद रखिएगा कि जो गेस पेपर आप मार्केट से लेते हैं वो हर साल क्वेश्चन उसमें नहीं बनता है। जो प्रीवियस गेस होगा ना, आप उठा के देखिएगा, बस उसका नंबरिंग चेंज कर देता है और वही चीज फिर से क्या कर देता है? छाप देता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला है। देखिए, गेस पेपर उस बच्चे के लिए है जो पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुका है। जैसे मैथ्स का है तो सारा चैप्टर पढ़ा है, साइंस का सारा चैप्टर पढ़ लिया है। क्योंकि जो क्वेश्चन आपको पूछेगा बुक से ही पूछेगा, आउट ऑफ द बुक पूछेगा नहीं। बात समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहला आपका काम क्या है? सही अंक लाना है। अगर बेस्ट मार्क्स लाना है तो उसके लिए जरूरी है कि पहले आप बुक को सारा पढ़ जाइए। अच्छा, कुछ चैप्टर ऐसा होगा जो टीचर पढ़ाए होंगे, कुछ चैप्टर जो होगा आपका टीचर नहीं पढ़ाए होंगे, कोई बात नहीं। अगर कोई चैप्टर टीचर नहीं पढ़ाए हैं तो अगर जैसे मान लीजिए कि आपके बुक में 15 या 16 एक्सरसाइज है, सपोज दैट मान लीजिए 15-16 एक्सरसाइज, जिसमें आपको 13-14 एक्सरसाइज पढ़ा दिया गया, दो कोई ऐसा चैप्टर है जो नहीं पढ़ाया गया, तो अगर आप 12-13 चैप्टर पढ़े हैं ना तो आपको खुद से भी आइडिया हो जाएगा कि 1-2 चैप्टर आप स्वयं से बना सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो बेस्ट अंक लाने का सबसे पहला चीज है कि अब आपको क्या करना है। अभी आपको क्या करना है, सबसे ज्यादा, जैसे आपके पास 12 महीने होते हैं ना, तो 12 महीने में अगर 12 महीना केवल आप किसी चीज को
केवल देखेंगे और याद करते रह जाएंगे, बात समझ रहे ना, केवल याद करेंगे। 12 महीने में 10 महीने बच्चे क्या करते हैं, केवल लिखते हैं और लिख करके उसको रख देते हैं कि एग्जाम जब नजदीक आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, याद करेंगे। तो अभी आपको उसी पे काम करना है। ये नहीं, पहले वाला स्ट्रेटजी नहीं अपनाना है कि क्लास में आए, पढ़ लिए, बैग ले जाके फेंक दिए, फिर जो है सुबह में जब टाइम हुआ कोचिंग का तो लेके चले आए। अभी आपको वो काम नहीं करना है। अभी आपको क्या करना है कि जो 10 महीने आप पढ़ाई किए, 10 महीने क्या किए, पढ़ाई किए, उस 10 महीने का जो पढ़ाई है, पहले जो भी लिखे हैं आप और जो भी सीखे हैं आप, तो जो लिखे हैं और जो सीखे हैं पहले उसको आप पढ़ना शुरू कीजिए और याद करने के पर्पज से। बात समझ रहे हैं ना, मतलब उसको रीड नहीं करना है, उसको स्टडी करना है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझना है। दूसरी बात कि आप एक ग्रुप बनाइए, बात समझ रहे ना, 2-3 आदमी का, 4 आदमी का, मतलब मैक्सिमम 4 आदमी होना चाहिए। मिनिमम जितना कम रहेगा ठीक है, मैक्सिमम ज्यादा रहेगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप कोशिश कीजिए कि पेयर डिस्कस कीजिए। पेयर डिस्कस समझ रहे हैं ना, मतलब 2 जो सखी है जो क्लास में केवल बात करती है कानाफूसी, वह चीज आप ऐसा टाइम निकालिए स्कूल में या जहां भी आपको समय मिलता है, 2 घंटे कम से कम आप डिस्कस कीजिए एक सब्जेक्ट के बारे में। एक सब्जेक्ट के बारे में 2 घंटे डिस्कस करना है आपको। डिस्कस समझ रहे हैं ना, मतलब पूछना है एक दूसरे से और एक दूसरे को बताना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छा, आप बता पाएंगे, कब बता पाएंगे? जब कोई चीज आपको याद रहेगा तभी बता पाएंगे। तो आप क्या करेंगे ना कि डिस्कस करेंगे तो आपके अंदर एक डर बना रहेगा कि अगर वो पूछेगी मैं नहीं बताऊंगी या मैं पूछूंगी वो नहीं, तो इस तरह का एक डर बना रहता है। याद में क्या होता है, कर लेंगे याद, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। ऐसे में आप जो है ना कभी याद नहीं कर पाते हैं, तब तक एग्जाम आपका बहुत करीब आ जाएगा। तो आप डिस्कशन का काम शुरू कीजिए, एक दूसरे से डिस्कस कीजिए और कोशिश कीजिए एक दिन में एक सब्जेक्ट को डिस्कस करना। जैसे आज मैथ्स डिस्कस किए, कल हिस्ट्री, ये मान लीजिए कल केमिस्ट्री डिस्कस किए, उसके बाद इस तरह से मतलब ये कीजिए ना कि अलग अलग सब्जेक्ट डिस्कस कीजिए। कभी साइंस डिस्कस कीजिए, कभी मैथ्स डिस्कस कीजिए, कभी हिंदी कीजिए, कभी संस्कृत कीजिए, मतलब एसएसटी कीजिए। इस तरह से आप डिस्कस करेंगे तभी आपका बेस्ट नंबर आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब आप सिलेबस छोड़ दीजिए, गेस के चक्कर में पड़ जाइए, पहले से कोई प्रिपरेशन आपका नहीं है तो फिर अच्छा नंबर आपका कभी नहीं आ सकता। चाहे आप किसी भी प्रकाशन का आप गेस पेपर पढ़ लीजिए, वो ब्रिलियंट का हो, एमबीडी का हो, समझ रहे हैं ना, कोई भी हो, गेस उसी बच्चे के लिए है जिसका सिलेबस कंप्लीट है। गेस उसके लिए नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है और गेस पढ़ने चल दिए। उसके बाद देखिए, अगर ऐसा आप काम करते हैं, साथ ही साथ गेस पेपर से ज्यादा अगर और भी आपके पास समय है और करना चाहते हैं तो आप सेट लगाइए। सेट समझते हैं आप लोग? हाँ, सेट वगैरह समझते हैं कि नहीं? जैसे प्रैक्टिस सेट, जैसे 2024 में क्या क्वेश्चन पूछा है, 23 में क्या क्वेश्चन पूछा है, जिसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 5 साल या 7 साल का जो बना लेगा उसका 80% से कम मार्क्स नहीं आएगा प्रीवियस ईयर। लेकिन आप प्रीवियस ईयर नहीं देखते हैं तो आपको उसका सिलेबस भी पता नहीं चल पाता है। और 2 महीने आपका जो मेहनत है ना, अरे बाबू, सारी उम्र जो है आपको काम में आएगा। आप याद रखिएगा, इस 2 महीने का मेहनत हर जगह आपको काम आएगा, इसलिए इस 2 महीने को वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, ये 2 महीना बड़ा मतलब समझिए ना कि आलस्य टाइप का होता है। ठंड लगती है, कंबल पास होता है, आदमी सोचता है बस एक झपकी और, समझ रहे हैं कि नहीं? एक झपकी करते करते पता चलता है कि 10 मिनट कोचिंग का ही लेट हो गया, पढ़ाई तो छोड़ दीजिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप लोग देखिएगा कि क्या होता है कि इसमें आलस्य आ जाता है कि थोड़ा सा और आराम कर लेते, थोड़ा सा और आराम कर लेते। आराम के चक्कर में आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। इसलिए दिमाग को बोलिए कि हम आराम भी तुमको देंगे, लेकिन 2 महीने बाद। कितना महीना बाद? क्योंकि आपका रिजल्ट आने में 1-1.5 माह का टाइम लगता है ना जी। जैसे फरवरी में आप एग्जाम देंगे तो अप्रैल वगैरह में आपका रिजल्ट आ जाएगा, मार्च लास्ट या अप्रैल में रिजल्ट। तो 1 महीना सुतल रहिए ना घर पर, चादर कंबल तान के। कोई आपको रोकने टोकने जाएगा? कौन रोकने टोकने? मम्मी को बोलिए, मम्मी इतना दिन मेहनत किया तो आराम नहीं करे क्या? रमेश सुरेश जैसा ही क्या है? प्रतिभावान है। ऐसा ना बहुत जैसा आएगा ना, तो जैसा जैसी आएगा तो इसमें एज लगेगा। एज मतलब जैसा,
या उतना या जितना, उतना या जितना, बताइए। रमेश सुरेश जैसा ही क्या है, प्रतिभावान है, तो सब्जेक्ट कौन होगा, है रमेश। अब यहाँ पे समझेंगे बाबू, रमेश अगर है तो क्या लिखेंगे, इज। आज जैसा का इंग्लिश क्या होता है, एज। क्या होता है, एज। अब बताइए प्रतिभावान को, हल्ला नहीं कीजिए, प्रतिभावान को ब्रिलियंट, एज हो जाएगा। और किसके जैसा, सुरेश के जैसा। किसके जैसा, सुरेश के जैसा। सब लोग ध्यान देंगे, हल्ला नहीं करना है। देखिए, वह जितना पढ़ता है उतना ही भूलता है। आपको मोर का प्रयोग पहले भी पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ाए थे? मोर का प्रयोग पढ़ाए थे ना, कि जितना मैं पढ़ता हूं उतना मैं भूल जाता हूं। तो देखिए, वह जितना पढ़ता है उतना ही भूलता है। तो यहाँ जितना का अर्थ होगा मोर, है द मोर। वह का क्या होता है बाबू, ही। अब पढ़ता है, अगर किसी वाक्य के अंत में ता है ती है रहता है तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही के साथ V5 लगता है। ही के साथ क्या लगता है, ही के साथ क्या लगता है बाबू, V5। तो जितना का होगा द मोर, और वह पढ़ता है तो ही रीड्स होगा। तो वह जितना पढ़ता है उतना का फिर होगा द मोर, उतना का फिर क्या होगा, द मोर। चूंकि यहाँ पे भूलता कौन है, वह। भूलता कौन है, वह। तो वह को पुनः हम लिखेंगे तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है। अब भूलना का क्या होता है बाबू, फॉरगेट। आप याद रखिएगा, फॉरगेट मतलब भूलना और रिमेम्बर मतलब याद करना। लेकिन अगर आपको फॉरबिड देगा, क्या देगा, फॉरबिड, तो फॉरबिड का सिनोनिम्स होता है प्रोहिबिट। क्या होता है, प्रोहिबिट। फॉरबिड का सिनोनिम्स क्या होता है, प्रोहिबिट होता है, जिसका अर्थ होता है मना करना। मना करना, समझ रहे हैं ना। फॉरबिड और प्रोहिबिट का अर्थ क्या होता है, मना करना। अब फॉरगेट माना क्या होता है, भूलना। सुनो बाबू, देखिए, हम जितना ऊपर जाते हैं उतनी ही अधिक ठंडक का अनुभव करते हैं। हम जितना ऊपर जाते हैं उतना ही अधिक ठंडक का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। यहाँ पे ये जितने भी सेंटेंसेस देख रहे हैं ना आप, ये सब डिग्री ऑफ कंपैरिजन का सेंटेंस है। किसका, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। आपको डिग्री के बारे में बताए थे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज ए ट्रांसफॉर्मेशन इन विच वी स्टडी हाउ टू चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्री, एज पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। जिस डिग्री में एज और सो लगा रहता है उसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, जिसमें ER लगा रहता है उसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, और जिसमें EST लगा रहता है उसको क्या कहते हैं, बताइए, आप बताइए। जिसमें EST लगा रहता है उसको क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री हम लोग पढ़े हैं ना। चलिए देखिए, कह रहा है कि जितना ऊपर हम लोग जाते हैं, द हायर वी गो, कह रहा है कि द कूलर, कह रहा है कि द कूलर वी फील। कूलर का मतलब क्या होता है, कूलर माने कोल्डर है, वही कोल्डर। कोल्डर, कोल्डर वी फील। कूलर या कोल्डर का अर्थ होता है ठंडक। आप लोग देखते हैं कूलर जो होता है, कूलर या कोल्डर, कूलर भी बोल सकते हैं, कोल्डर भी बोल सकते हैं। सुनिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, यद्यपि वह धनवान है फिर भी वह उदार नहीं है। सुनिए, वह धनवान है लेकिन उदार नहीं है। आप याद रखिएगा, धनवान को इंग्लिश में रिच कहते हैं बाबू, धनवान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिच कहते हैं। और उदार को इंग्लिश में जीनिरस कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनिरस कहते हैं। उदार को इंग्लिश में कहते हैं जीनिरस। क्या बोलते हैं, जीनिरस। जीनिरस मीन्स क्या होता है, उदार होता है। और यद्यपि को इंग्लिश में दो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, सुनो, THOUGH को इंग्लिश में दो पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, इसका उच्चारण क्या होगा, दो। जैसे देखिए, PUT को क्या पढ़ते हैं, पुट, लेकिन BUT को बूट पढ़ते हैं, बट पढ़ते हैं ना। PUT को पुट पढ़ते हैं, BUT को बट पढ़ते हैं। रीजन क्या है आपको सुनिए, इंग्लिश की जो लेटर है उसमें स्थिरता नहीं है। स्थिरता का मतलब होता है कि जो हम उसको लिखते हैं वही हम उसको नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में जो चीज हम लोग लिखते हैं उसको वही पढ़ते हैं। तो आपका जो अंग्रेजी है वो अस्थाई भाषा है। अस्थाई बात समझ रहे हैं, अस्थाई का मतलब लिखिएगा कुछ और, अब पढ़िएगा कुछ और। आप बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, नाइफ पढ़ेंगे ना। क्या जो हम लिखे हैं वही पढ़ रहे हैं, नहीं। तो इसको भी वही है, लिखेंगे कुछ और
अब पढ़ेंगे कुछ और। समझ रहे हैं कि नहीं? इसका उच्चारण थोड़ा सा बिना पेंदी का लोटा होता है। ये सुनिए, यद्यपि को अंग्रेजी में बोलते हैं दो। क्या बोलते हैं? दो। अच्छा बताइए, वह धनवान है तो वह का क्या होगा? ही। है तो इज। चलो ना बाबू, ही इज हो जाएगा। और धनवान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जरा आप बताइए। धनवान को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिच। तो होगा दो ही इज रिच। दो ही इज रिच। अच्छा, फिर भी कह रहा है कि फिर भी वह क्या है? फिर भी वह उदार नहीं है। तो यहाँ पे जो फिर भी है, जो फिर भी है और यद्यपि है, यद्यपि और फिर भी, इसके लिए हम लोग किसका यूज कर दिए हैं? किसका यूज किए हैं? दो का। अब कह रहा है कि वह उदार नहीं है, वह उदार नहीं। तब अब बताओ, वह का क्या होगा? ही। नहीं है तो इज नॉट होगा। अब बताओ, उदार का क्या होता है? जीनिरस होता है। क्या होता है? जीनिरस। जीनिरस मतलब काइंड, मतलब दयालु, और जीनिरस मतलब उदार। सुनिए, ही इज नॉट, ये क्या है बताइए? इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे? जीनिरस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जीनिरस। जीनिरस का अर्थ बताइए? उदार। क्या बोलेंगे? उदार। समझ रहे ना? आप याद रखिएगा, ये टेंडेंसी हर आदमी में होना चाहिए, हर व्यक्ति को उदार होना चाहिए। उदार का मतलब कि जैसे आप सुनिए, नहीं होता है इसको कि हर व्यक्ति पे आपका कुछ ना कुछ, मतलब उदार का मतलब हो गया किसी व्यक्ति को अगर कोई हेल्प चाहिए है तो उसको आपको कोऑपरेट करना चाहिए, ये नहीं कि उसका टांग खींच देना चाहिए। है कि नहीं? बात समझ रहे हैं कि नहीं? नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज कितना बाबू है? एक्सरसाइज कितना? 20। एक्सरसाइज 20। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ट्रांसलेशन डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं बाबू? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन किस वर्ड से बना है बताइए? ट्रांसलेट वर्ड से बना है। ट्रांसलेट वर्ब है बाबू, और ट्रांसलेशन नाउन है। सुनो, ट्रांसलेट वर्ब है, ट्रांसलेशन नाउन है। ट्रांसलेशन इज दैट प्रोसेस इन विच वी स्टडी हाउ टू चेंज वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। ट्रांसलेशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना सीखते हैं। बात समझ रहे हैं ना? अनुवाद वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलना सीखते हैं। ट्रांसलेशन वर्ड का उत्पत्ति ट्रांसलेट वर्ड से हुआ है। हल्ला नहीं ना करो। ट्रांसलेट वर्ब है और ट्रांसलेशन नाउन है। ट्रांसलेट क्या है बाबू? वर्ब है, और ट्रांसलेशन क्या है? नाउन। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? हमारा देश महान है। तो बताइए, हमारा देश का क्या होगा? हमारा देश का आवर कंट्री का स्पेलिंग बताइए? COUNTRY। तो हमारा देश का आवर कंट्री इज, बाबू महान का क्या होता है जी? ग्रेट होता है। मानता है नहीं तुम लोग? हम इधर बोलते हैं, तुम उधर बोलता है, डिस्टर्ब होता है। और समझाते हैं तो समझ में नहीं आता है। कितना देर पढ़ना है? मुश्किल से आधा घंटा। आधा घंटा भी सोचता है तुम लोग बतियाइए ले। धैर्य और परीक्षा का एग्जाम तुम लोग लेता है बाबू, ये बहुत बुरा लगता है हमको। देखो यहाँ पे, हमारा देश महान है। बताइए, हमारा देश का क्या होगा? आवर कंट्री। है तो किसका प्रयोग कीजिएगा? आप बताइए, जिस सेंटेंस में है हूं हो आएगा, क्या आएगा? है, हूं, हो और है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं ना। अब प्रेजेंट टेंस में हम लोग प्रयोग करते हैं किसका? इज, एम, आर का। था, थे, थी रहेगा तो वाज, वेयर। गा, गे, गी रहेगा तो शैल और विल। शैल और विल। ठीक है? सुनिए, अब एक बात समझिए। सुनो बाबू, हमारा देश महान है तो क्या होगा? हमारा देश का आवर कंट्री इज ग्रेट। आवर कंट्री इज क्या हो जाएगा? ग्रेट हो जाएगा। ठीक है? सुनो, महात्मा गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे। महात्मा गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे। आपसे जैसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी का मुख्य हथियार या औजार क्या था? तो मुख्य औजार और हथियार था सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी सत्य के मार्ग पे चलते थे और अहिंसा को अपनाते थे। दो शब्द आपको समझना है, एक हिंसा और दूसरा अहिंसा है। जैसे एक भेज और एक नॉन भेज होता है ना, तो हिंसा को इंग्लिश में वायलेंस कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायलेंस। जो KGF में आपको बोलता है ना, KGF में बोलता है ना,
वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी। समझ रहे हैं ना? तो वायलेंस का अर्थ हिंसा होता है, मतलब मार झगड़ा लड़ाई, ये सब हिंसा होता है। मार काट जो होता है ना, ये सब आपका क्या होता है? हिंसा। जो अगर आप किसी भी समस्या का समाधान अपने बातों से कर रहे हैं, शब्द से कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा माने फिजिकली आप किसी से नहीं लड़ रहे हैं, तो वो चीज आपका नॉन वायलेंस होता है। आप देखिएगा महात्मा गांधी इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अहिंसा को अपनाते थे। क्या अपनाते थे? अहिंसा को। अब एक बात समझिएगा, ये क्या हल्ला कर रहा है गधों? देखो यहाँ पे महात्मा गांधी है, तो यहाँ पे क्या लिख दें? महात्मा। बताइए महात्मा गांधी का पूरा नाम? मोहनदास करमचंद गांधी। कब जन्म हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। कितने बेटे? 4, हरिलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास है। सुनिए, क्वेश्चन पूछेगा कि देखो ये सब महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलाने पे आए थे? राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद। सुनिए, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद, ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिसको महात्मा गांधी को चंपारण बुलाए थे नील की समस्या जो थी उसका समाधान करने के लिए। महात्मा गांधी पेशे से वकील थे। पेशे से क्या थे? वकील थे। उन्होंने वकालत अर्थात लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड से पूरी की थी। उसका प्रैक्टिस वो साउथ अफ्रीका में करते थे और 1915 9 जनवरी 1915 को भारत वो लौट आए और 1915 से भारत की जो है तमाम जो समस्याएं थी, जो अंग्रेजों से उन्होंने जहां पे जैसा अंग्रेजों ने किया उसका जवाब उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। और महात्मा गांधी ने अपने संपूर्ण जीवन का 9 साल जेल में बिताया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये महात्मा गांधी के आत्मकथा है और उनके आत्मकथा को माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ नामक बुक में लिखा गया है, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। क्या है बाबू? ऑटोबायोग्राफी। सुनो, महात्मा गांधी, देखिए विश्वास करना का इंग्लिश क्या होता है? विश्वास करना का बिलीव भी होता है और इसका सिनोनिम्स ट्रस्ट भी होता है। बाबू हल्ला नहीं करो, तुम बोलना नहीं है, भनभनाना भी नहीं है, एकदम खाली समझना है। आप पूछेंगे तब बोलना है, आपस में नहीं बोलना है। इतना कोई प्यार से समझाएगा क्या? तब मजबूर मत कीजिए आप लोग। महात्मा गांधी अहिंसा में विश्वास करते थे, तो बताइए सबसे पहले महात्मा गांधी, ठीक है। और सुनिए, विश्वास करते थे तो क्या हो जाएगा? बिलीव्ड। क्या हो जाएगा? बिलीव्ड। बिलीव्ड क्या होता है? ये V2 है। आप याद रखिएगा, जब किसी वाक्य के अंत में ताथा तिथि तेथे रहता है, क्या रहता है बाबू? ताथा तिथि और तेथे। था थे थी रहेगा तो उसको सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? तो बताइए, बिलीव का अर्थ होता है विश्वास करना, और इसमें नियम होता है कि अगर किसी वर्ब का अंत, जैसे मान लीजिए अगर आप शिव लिख रहे हैं या आप चेंज लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? चेंज, तो इसका अंत किस पे हो रहा है? ई पर। तो अगर किसी वर्ब का अंत ई पर होता है तो उसका V2 बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाता है? डी। तो शिव से क्या बन जाएगा? शिव। उसी तरह बिलीव से क्या बन जाएगा? बिलीव। तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? बिलीव। और मे के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इन का। जैसे सुबह में तो इन द मॉर्निंग होता है ना, शाम में तो क्या होता है? इन दी इवनिंग। और कह रहा है कि ये कह रहा है कि अहिंसा में, तो अहिंसा का होता है नॉन वायलेंस। क्या होता है? वायलेंस मीन्स हिंसा। इसके पहले आप नॉन लगाइएगा तो ये नॉन कहलाएगा प्रीफिक्स। क्या कहलाएगा? इसको हिंदी में कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग भी शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। आपको 3 तरह का उपसर्ग हम पढ़ाए थे हिंदी में, याद आ रहा है आप लोगों को? हिंदी का उपसर्ग, ठीक है, संस्कृत का उपसर्ग, उर्दू फारसी का उपसर्ग बताए थे ना। अब प्रत्यय भी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जिस शब्दांश का प्रयोग किसी शब्द के अंत में किया जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं,
आज शुरू में किया जाएगा तो उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। लेकिन संस्कृत में जो होता है ना, तीन तरह का होता है, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। जैसे आपका अभिनेता से क्या बन जाता है, अभिनेत्री बन जाता है। नायक से नायिका बन जाता है ना। लेखक से लेखिका बन जाता है। बाबू सुनो, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, हमें सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए, आपको हम बार बार समझाते हैं, ये स्टूडेंट लाइफ को मजाक बनाइएगा, आपका जिंदगी मजाक बन के रह जाएगा और हर जगह लात के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में। अगर इस टाइम आप बातों को इग्नोर करेंगे हंसी मजाक में, बात समझ रहे हैं ना, लात के सिवा और आंसू के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है जिंदगी में। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आज हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी सोचते हैं कि और बढ़िया पढ़ाई लिखाई होता और बढ़िया मतलब पोस्ट होता और ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि रिस्पेक्ट किसी व्यक्ति को उसके शकल और सूरत से नहीं मिलता है, उसके स्किल से मिलता है, उसके टैलेंट से मिलता है। बात समझ रहे हैं ना? आज जो आपको ये स्किल टैलेंट कहाँ से मिलता है, तो यही संस्था से मिलता है, या तो किसी स्कूल से मिलेगा या तो कोचिंग से मिलेगा। बाकी लोग आपको केवल मौज मस्ती वाला बात बताएंगे जिसका जीवन में कोई उपयोग नहीं। अभी भी समय है, 2-3 साल समय इस तरह से दे दीजिए, समझ रहे हैं ना, जिंदगी आपका मिसाल बन जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? इस पे काम करना है। और डेली एक ही बात समझाया जाता है। आप लोगों को लगता है कि सर जी का डेली का काम है भाषण देना, और हम लोग का काम है सुनकर वही बदमाशी करना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? इन चीजों पे ध्यान देना है। चलिए देखिए, कहा गया है कि हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस, हार्ड वर्क ब्रिंग सक्सेस। कठिन परिश्रम से क्या मिलती है बाबू? सफलता मिलती है। हमें सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए कंपटीशन कितना टफ होते जा रहा है। आप लोग इसकी कल्पना करते हैं कि आप माने इस धरती पे एकदम कीड़ा मकोड़ा की जिंदगी जिएंगे अगर आपका पढ़ाई नहीं रहेगा? आप देख रहे हैं लोग, अब देखिए अभी का जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था, 2035 सीट था ना, 4 लाख लोग फॉर्म भरे थे। तो देख लीजिए कि मतलब अगर आपके टाइम में क्या होने वाला है। आज से अभी का स्थिति ये है, तो अगर आप जैसे मान लीजिए अभी आप मैट्रिक इंटर में है, तो मैट्रिक इंटर में है, अभी आप ग्रेजुएशन जब तक नहीं करेंगे तब तक आप एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगर आपका सपना सिविल सर्वेंट बनना है, सिविल सर्वेंट का मतलब नौकर नहीं होता है, सेवक होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये नहीं कि सिविल भी सर्वेंट भी बनिए। सिविल सर्वेंट का मतलब अगर आपको सेवक बनना है, किसका सेवक बनेंगे आप? जनता का सेवक बनेंगे, और क्या है? तो सुनिए, है बाबू बताइए, हमें मतलब हम लोग का बताइए क्या होता है? वी। चाहिए है तो कितने तरह का वर्ब यूज कीजिएगा? शुड, एक आउट टू और एक क्या मस्ट होता है ना। तो हमें का वी, चाहिए तो शुड। अब यहाँ पे देखिए आए बाबू, परिश्रम करना का इंग्लिश वर्क होता है, परिश्रम करना का इंग्लिश वर्क होता है। कठिन का क्या होता है? कठिन का हार्ड। तो वी शुड वर्क हार्ड। हार्ड माने कठिन, कठिन होता, इजी माने आसान। तो अगर आपसे पूछेगा कि हार्ड का एंटोनिम बताइए, हार्ड का एंटोनिम इजी। आप कहेगा हार्ड का सिनोनिम बताइए, तो सिनोनिम्स होगा डिफिकल्ट। क्या होगा बताइए? डिफिकल्ट मीन्स क्या होता है? डिफिकल्ट माने होता है कठिन या कठिन या क्या होता है? मुश्किल होता है। तो सबसे पहले बताइए, हमें का वी, चाहिए तो शुड, परिश्रम का वर्क, कठिन का हार्ड। कह रहा है सफलता के लिए, तो के लिए हम लोग प्रीपोजिशन क्या यूज करते हैं? क्या? और आपको सक्सेस और सक्सीड में अंतर बताए थे, बताइए। सक्सेस पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन। और सक्सीड क्या है? बताइए। सक्सीड क्या है? वर्ब है। सक्सीड क्या है? वर्ब है। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको? नेक्स्ट देखिए, आपको बताए थे जब किसी सेंटेंस के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं रहता है तो उसमें कैन और मे लगता है। क्या लगता है? कैन और मे लगता है। जब किसी सेंटेंस में सकता है, सकती है, सकते हैं रहेगा तो उसमें कैन और क्या लगेगा? मे लगेगा। कैन का प्रयोग वहां करते हैं जहां पे
सब्जेक्ट कोई काम करने में सक्षम होता है, सामर्थ्य होता है, योग्य होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर। कैपेसिटी, कैपेसिटी नहीं होता है, कैपेसिटी होता है, कैपेसिटी नहीं होता है, कैपेसिटी होता है, समझ रहे हैं? कैपेसिटी नहीं होता है। अब कोई हमसे झगड़ा करे या मेरा मर्डर कर दे, लेकिन हम सूर्य को सूर्य और चांद को तो चांद ही बोलेंगे, है कि नहीं? अब कोई गधा को कहे कि सर घोड़ा इसको बोलिए, तो हम कैसे बोल सकते हैं? चलिए आगे बढ़े, सुनिए बाबू। कोई कहे कि सर सुई को तलवार बोलिए ना, कैसे बोल सकते हैं? चलिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? बोलिए। क्या हुआ है? हुआ यही है, बस आप लोग हमको शांति दे दीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं? है बताइए, ये सेंटेंस किससे शुरू हुआ है? क्या से। अगर कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसको इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव यस नो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ करते हैं? पहले करते हैं। तो सकता है, शक्ति है रहेगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कैन। आप बताइए, आपका क्या होगा? यू। यू होगा। बाबू मदद करना का हेल्प। अब मेरी का क्या होगा? मी। कैन यू हेल्प मी का अर्थ हो जाएगा क्या आप मेरी मदद कर सकते। जो वाक्य क्या से शुरू होगा उसमें इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क लगेगा और हिंदी में भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। ऐसे सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। The sentence that is used for asking someone a question is called interrogative sentence, has been divided into two parts. Interrogative yes no sentence and interrogative WH का। मारो तो उसको एक चटका मारो नहीं तो हम तुमको मारेंगे। तुम मारोगी कि हम तुमको मारेंगे? चलो मारो, जल्दी मारो उसको। हाँ उसको एक चटकन मारो। नहीं मारोगी तो हम दोनों को पीटेंगे। जो सुनो, अगर जिसके बगल में कोई बात कर रहा है अगर वो उसको नहीं पीटेगा तो हम आएंगे तो पूरे बेंच को पीटेंगे, पूरे बेंच को पीटेंगे। चलो बुलाओ उसको, दोनों को चलो दोनों को। चलो हाथ निकालो हाथ निकालो। डंडा देख रहा है तुम लोग? ये हमारे लिए डंडा है, बात समझ लो। इसको यहीं रख रहे हैं। अब जो मेरा बात नहीं मानेगा चलो यहाँ देखो, यहाँ देखिए बाबू, हल्ला नहीं कीजिए। मेरा मित्र इन दिनों बीमार है। हल्ला नहीं। मेरा मित्र इन दिनों बीमार। बाबू बताए मित्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे जी? हल्ला बताइए, मित्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मित्र कहिए या दोस्त कहिए या सखी कहिए। तब मेरा मित्र है तो क्या होगा? माई फ्रेंड। माई फ्रेंड होगा। अब बीमार है तो इज क्या होगा? इल। इज इल। माई फ्रेंड इज इल। आप याद रखिएगा। इन दिनों या आजकल, इन दिनों और आजकल का जो फ्रेज होता है, एक फ्रेज होता है नाउ अ डेज। क्या होता है? नाउ अ डेज। नाउ अ डेज। और दूसरा होता है दीज डेज। दूसरा क्या होता है? दीज डेज। इन दोनों का अर्थ होता है इन दिनों। तो इन दिनों का दो इंग्लिश होता है, एक नाउ अ डेज और एक क्या होता है? दीज डेज। तो माई फ्रेंड इज इल दीज डेज या नाउ अ डेज। आप दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। नाउ अ डेज का प्रयोग भी कर सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट